तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है उस पर आज भी लोअर सर्किट लगा है, कल भी इस पर लोअर सर्किट लगा था। तो ये लोअर सर्किट जो है कब तक लगेगा, मतलब कितने दिनों तक हमें जियो फाइनेंशियल के शेयर पर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, और जियो फाइनेंशियल का शेयर कहां तक नीचे जा सकता है, मतलब अपना कितना लो लेवल बेस बना सकता है, और इसके अलावा इस शेयर का आगे फ्यूचर क्या है, वो सारी चीजें हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों कल भी इस शेयर पर लोअर सर्किट लगा था और आज भी हमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो इस लोअर सर्किट लगने के पीछे के कारण क्या है, वैसे मैं कारण आपको बता चुका हूं, पर फिर भी आपको और बता देता हूं। तो देखिए इसके पीछे के जो रीजंस हो सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडेक्स फंड के द्वारा मास सेल ऑफ हो रहा है। मास सेल ऑफ मतलब करीबन 3800 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं सेल किए जा रहे हैं इंडेक्स फंड्स के द्वारा। इसके अंदर निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स दोनों के ही शेयर जो है सेल किए जा रहे हैं। जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं, निफ्टी 50 और बीएससी 30 के इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनके द्वारा जो है ये शेयर जो है सेल किए जा रहे हैं। अब ये शेयर सेल क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि इंडिया की जो भी टॉप 50 शेयर्स है वो शामिल होते हैं, और बीएससी 30 के अंदर टॉप 30 शेयर शामिल होते हैं। रिलायंस पहले नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, तो उसके अंदर रिलायंस भी शामिल है। अब क्या हुआ कि जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हो गया, अलग हो गया, तो अब क्या है कि वो 51वां स्टॉक हो गया, निफ्टी 50 का 51वां स्टॉक हो गया, और बीएससी 30 का 31वां मतलब 31वां वो स्टॉक हो गया, क्योंकि रिलायंस में एक रिलायंस के बदले एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिला है, पर निफ्टी 50 के अंदर तो 50 शेयर ही होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा 51वां शेयर हो गया, और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर ही होते हैं, और ये एक्स्ट्रा 31वां शेयर हो गया। तो अब जो इंडेक्स फंड्स हैं उनको तो क्या है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 50 शेयर ही रखने हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स वाले फंड के अंदर, और जो है बीएससी सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर ही रखने हैं अपना जो भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का उसके अंदर। तो अब जो ये एक्स्ट्रा शेयर आ गया है जियो फाइनेंशियल का, मतलब वो बेचना नहीं चाह रहे, पर उनको बेचना पड़ रहा है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स फंड का यही रूल होता है, जो भी इंडेक्स होता है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जो पोर्टफोलियो मैनेज उनको करता रहना पड़ता है। जैसे निफ्टी 50 चेंज होता रहता है, जैसे बीएससी सेंसेक्स चेंज होता रहता है, तो उनको भी वो चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अब ये क्या है कि मजबूरन जो जियो फाइनेंशियल शेयर है उसको सेल कर रहे हैं, तो करीबन 3800 करोड़ रुपए जैसी सेलिंग हो रही है। इतनी बड़ी अगर सेलिंग आएगी तो ऑब्वियसली लोअर सर्किट तो लगेगा ही। अब टोटल निफ्टी 50 और सेंसेक्स के 14.5 करोड़ शेयर जो है सेल हो रहे हैं, और उसके अलावा यूरोप में भी कोई शेयर्स लिस्टेड है, जीडीआर शेयर्स, वो भी सेल ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक रिलायंस शेयर के बदले एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिला है। तो अभी 2-3 दिन तक लगातार हमें सेल ऑफ देखने को मिले, बड़े बड़े सेल ऑफ हो रहे हैं, और उसके बजाय सामने ऐसा कोई बड़ा खरीदार नहीं है। मतलब अगर 3800 करोड़ रुपए की सेलिंग हो रही है तो सामने इतना बड़ा खरीदार भी तो चाहिए, तो वो शेयर को क्या है कि जो स्टेबल कर सके। तो इतनी बड़ी सेलिंग आएगी तो ऑब्वियसली हमें लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई इंडेक्स फंड, पैसिव फंड्स के द्वारा जो सेलिंग हो रही है इसके कारण हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये कब तक हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए दोस्तों ये थर्सडे को, मतलब गुरुवार को, मतलब आज मंगलवार है, परसों ये क्या है कि जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों से ही बाहर हो जाएगा। मतलब ये अभी जो 51वां स्टॉक है और 31वां स्टॉक है, पर उसके अंदर 50 और 30, मतलब निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर ही रहते हैं, सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर ही रहते हैं, तो वो गुरुवार को इसको बाहर कर देंगे इससे। तो ये जो गुरुवार को बाहर होगा तब तक हमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप मान के चल लीजिए कि भाई हमें बुधवार, मतलब कल तक इसके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ हमें हलचल होते हुए देखने को मिल सकती है गुरुवार को, और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई गुरुवार को लोअर सर्किट ना लगे, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भाई थर्सडे को निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ये बाहर हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे की शाम तक ये बाहर हो जाएगा, तो कल तक तो हमें लगभग लोअर सर्किट देखने को और मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा रीजन ये भी है कि भाई ये इंडेक्स फंड्स तो सेल कर रहे हैं, पर काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा रिलायंस के शेयर है, उनको भी एक शेयर के बदले एक शेयर मिला है। तो क्या है कि काफी लोगों ने क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी की है, प्रॉफिट बुकिंग करके वो सोच रहे हैं कि बाद में हम इसको सस्ते में ले लेंगे। सस्ते में इसीलिए लेने का सोच रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलायंस की कॉस्ट पड़ी है इस शेयर के पीछे 133 रुपए पर शेयर, और मार्केट ने जो डिसाइड किया था, मतलब हाईएस्ट ये 160, 170 या मैक्सिमम कहे तो 190 तक ये जा सकता है। मतलब जो इसकी प्राइस डिस्कवरी 190 रुपए तक हो सकती है, पर इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई 261.85 रुपए पर। मतलब जितना मार्केट उम्मीद कर रहा था उससे तो ऑलरेडी ये शेयर जो है महंगा चल रहा है, ऑलरेडी महंगा है। तो इस कारण क्या है कि काफी लोगों ने पहले ही शेयर को सेल कर दिया है, मतलब पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ली है जिनको ये शेयर अलॉट हुए थे। फिर बाद में उन्होंने क्या कि सोचा कि भाई जब शेयर और गिरेगा तब हम क्या है कि बाय कर लेंगे इसको। जो इसकी फेयर वैल्यूएशन मार्केट ने निकाली थी 190 रुपए, मैक्सिमम 180, 190 रुपए। तो आपका सवाल होगा क्या ये 180, 190 तक भी जा सकता है? तो मान लो अगर लगातार गिरावट होती है, लगातार सेल ऑफ होता है तो 180, 190 रुपए तक भी जा सकता है। पर मुझे लगता है जो ज्यादा गिरावट है कल तक फिर रुक जाएगी, फिर कल तक लास्ट ज्यादा तक गिरावट होगी, उसके बाद क्या है कि गिरावट थोड़ी थम जाएगी। फिर हमें थर्सडे की मतलब गुरुवार को थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल ही जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है।
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी में कोई कमी नहीं है। कंपनी वैसे भी अभी इनिशियल स्टेज के अंदर, अभी वो बिजनेस अपने अनाउंस करेगी, तो कंपनी में वैसे भी कोई कमी नहीं है। ये जो सेल ऑफ हो रहा है बड़ा इंडेक्स फंड के द्वारा, इसके कारण क्या है कि हमें लोअर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये लोअर सर्किट बुधवार कल तक हमें देखने को मिलेंगे, गुरुवार को कुछ हलचल होने की उम्मीद है। फिर दोस्तों दूसरी बात, इसको T2T सेगमेंट मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर रखा गया है। और ये 10 ट्रेडिंग डेज मतलब 10 ट्रेडिंग डेज आप मतलब समझ रहे हैं, ये वाला हफ्ता और अगला एक और फ्राइडे तक हफ्ता, मतलब 10 ट्रेडिंग डेज हो गए। अब मंडे को वापस क्या है कि इसका T2T सेगमेंट हटेगा, मतलब सितंबर महीने में, मतलब अगले महीने में वो मंडे आएगा। उस टाइम क्या है कि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर आएगा। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट मतलब T2T सेगमेंट में के अंदर क्या होता है कि 5% के अपर सर्किट और 5% के लोअर सर्किट लगते हैं। और इस शेयर को हम इंट्राडे के अंदर बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, इसकी डिलीवरी लेनी पड़ती है। डिलीवरी मतलब अब अगर आप शेयर को आज बाय करते हो तो T+2 डेज बाद आप इसको सेल कर पाओगे, मतलब परसों आप इसको सेल कर पाओगे। इसकी डिलीवरी लेनी पड़ती है, मतलब इंट्राडे के अंदर अभी बाय और सेल नहीं कर सकते हो। ये 10 दिन तक ऐसा रहेगा। फिर लगभग 4 सितंबर मतलब मंडे को T2T सेगमेंट से शायद इसको बाहर किया जाएगा। फिर शायद हो सकता है कि इसके अंदर इंट्राडे वगैरह चालू हो जाए। अब ये चीज भी क्लियर होगी। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि भाई आगे इसका फ्यूचर क्या रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी कंपनी जो है इनिशियल स्टेज के अंदर है, मतलब अभी कंपनी ने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, मतलब एग्रेसिवली कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज के अंदर है। अभी इसका प्लान है आगे सारे काम स्टार्ट करने का। जैसे ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है AMC कंपनी खोलने, मतलब म्यूचुअल फंड के बिजनेस के अंदर ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसके साथ क्या है कि ये AMC बिजनेस के अंदर उतरने जा रहे हैं। फिर दोस्तों उसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट गेटवे और लैंडिंग बिजनेस जो ये लोन वाला बिजनेस होता है, उसके अलावा डिजिटल ब्रोकिंग और भी काफी सारे बिजनेस के अंदर ही आएगा। तो ये सारी जो अनाउंसमेंट है हमें 28 अगस्त को इसकी AGM होने वाली है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है 28 अगस्त को होने वाली है। उसके अंदर मुझे लगता है ये सारी अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है कि भाई जियो फाइनेंशियल के अंदर आगे कौन कौन से बिजनेस होने वाले हैं, किस किस के साथ पार्टनरशिप करने वाला है, किस किस के लाइसेंस लेने वाला है और क्या इसका मेन बिजनेस रहने वाला है। तो ये AGM के अंदर सारी चीजें 28 अगस्त को अनाउंस हो जाएगी। और इन्होंने ICICI बैंक के पुराने एम्प्लॉयज भी हैं, जैसे KV कामत, हितेश सेठिया, इनको हायर भी किया है। मतलब ये कंपनी को क्या है कि संभालेंगे और इसका पूरा बिजनेस देखेंगे, और ये काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट इन्होंने काफी अच्छा सेलेक्ट किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी काफी जानी मानी कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी, इन्होंने जियो टेलीकॉम पर जैसे खड़ा किया है, मतलब जिस भी बिजनेस के अंदर इन्होंने हाथ डाला लगभग उसको बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश किया, चाहे पेट्रोकेमिकल का बिजनेस हो, चाहे प्लास्टिक का बिजनेस हो, चाहे रिटेल बिजनेस हो, चाहे अभी ये टेलीकॉम बिजनेस की बात करें, तो सबको अच्छा स्टैब्लिश किया है। अब फाइनेंशियल बिजनेस की बारी है, मतलब ये इनिशियल स्टेज के अंदर है, आने वाले टाइम में इसके अंदर धीरे धीरे करके अनाउंसमेंट होती रहेगी कि भाई इसका बिजनेस क्या रहने वाला है। और 28 अगस्त को मुझे लगता है AGM के अंदर सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आप एंट्री बनाएं तो शॉर्ट टर्म के लिए मत बनाएं, आप अगर टारगेट्स लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स बनाएं, मतलब भरोसा है तो बनाएं, वरना भरोसा अगर आपको नहीं है तो आप इस कंपनी से दूर रहें, वो भी ज्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि भाई हम मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमें भरोसा है कि इस बिजनेस को वो बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगे, तो क्या है कि आप धीरे धीरे करके बाइंग करें, मतलब 10% 20% अमाउंट के साथ। जैसे जैसे लोअर सर्किट लगता है तो थोड़े बाय कर लीजिए, फिर लोअर सर्किट लगता है तो फिर थोड़े बाय कीजिए। इस तरह से एंट्री बनाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपका प्राइस भी एवरेज हो जाएगा। बाकी अब कहां तक गिरेगा, बॉटम कितने तक बनाएगा, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी भाई कि भाई थर्सडे तक इसके अंदर वापस हमें हलचल देखने को मिल सकती है। बाकी ये एग्जैक्ट बॉटम कहां तक बनाएगा ये तो किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे लगता है आपके क्लियर हुई होगी जियो फाइनेंशियल को शेयर को लेकर। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।